फाइनली इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब हमें टेंशन है बिजनेस स्टडीज के एग्जाम्स की। तो बिजनेस स्टडीज में सर बहुत सारे केस स्टडी आती हैं, बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं केस स्टडी के फॉर्म में, बहुत सारे असर्शन रीजन आते हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीजों को हम कैसे मैनेज करें? हेलो, माय नेम इज अनंत एंड वेलकम बैक इकोनॉमिक्स विद अनंत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन सभी सवालों के जवाब जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक सभी केस स्टडी, सभी टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपको करने हैं, कौन कौन से आप स्किप भी कर सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस पूरी वीडियो में। जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक सभी केस स्टडी, सभी असर्शन रीजन, सभी एमसीक्यू, सभी लॉन्ग क्वेश्चन, तो सभी टाइप के आपके सॉल्यूशन और कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे इस बार के 2026 एग्जाम्स में। और इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से भी मैंने आपको समझाया है, और इस बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था बिजनेस स्टडीज का, वहां से भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताई हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और एंड तक इसे देखें। 100% आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके बहुत काम के होने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट वीडियो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 के साथ। सो फाइनली जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इकोनॉमिक्स की तरह बिजनेस स्टडीज़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आऊँगा और आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा जिसमें आपको मिलेंगे PYQ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन 28 मार्च 2026 के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। हेलो, माय नेम इज़ अनंत एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स विद अनंत। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए और मुझे तुरंत सब्सक्राइब करके और आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में भी आप मुझे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ 054 जिसका कोड है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहले हमको पता है कि थ्योरी का एग्ज़ाम 20 मार्क्स का होगा जो आपका 28 मार्च को है। प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं जो 20 नंबर का है। अब 20 में से कितने नंबर आप आए हैं वो आप अपने इंटरनल एग्जामिनर से पूछ सकते हैं। तो उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मिलेगा प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। और उसके बाद आपको मिलेगा पार्ट बी यानी 30 मार्क्स का जिसमें आपको मिलते हैं 4 चैप्टर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन सब पूरी वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, आपको मिलेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पार्ट ए आपको मिलेगा 50 मार्क्स का, पार्ट बी मिलेगा आपको 30 मार्क्स का, तो आपके हो जाएंगे 80 मार्क्स। तो 80 में से 20 आपके ऑलरेडी आ चुके हैं जो आपको प्रैक्टिकल में आपके एग्जामिनर इंटरनल और एक्सटर्नल ने आपसे पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए में यानी 50 मार्क्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अगली इस बार एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार का पेपर 40% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 32 मार्क्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा जो आपकी मेमोरी बेस्ड यानी जो आपको याद होंगे। उसके बाद अप्लाइंग वाले यानी केस स्टडी के फॉर्म में आपको 30% पेपर मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़े फैक्ट, थोड़े टेक्निक्स आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो थोड़े से और क्रिटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है वो है 24 मार्क्स का। तो यानी ये वाले टॉपिक जो हैं आपको याद करने हैं। याद हालांकि आपको तीनों ही करना है लेकिन ये आपको रिमेंबर है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, भेजा लगाना पड़ेगा। और पार्ट नंबर 3 जो आपको 30% यानी 24 मार्क्स का देखने को मिलेगा, इसमें सबसे ज़्यादा केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगी। और इस वाले क्वेश्चन को बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ योर एग्ज़ाम पैटर्न फॉर 2026 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है। ठीक है, तो टोटल 80 मार्क्स जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वाइज या चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो पार्ट ए सबसे पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस बार का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर आपको उठा के दिया है तो आप उसमें देखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs बहुत सारे उसने पूछे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें, आप एक काम करो, आप अपने पास एक कॉपी ले लो या अपनी बुक ले लो, जो भी आपके पास बुक है उस बुक में इसको जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसको टिक करते रहो कि इंपॉर्टेंट लिख लो 2026 या जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से इस बार CBSE ने MCQ पूछा है।
ठीक है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको टिक करके बता देता हूँ। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यहाँ से केस स्टडी कई बार हमें देखने को मिली है, आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कर लें, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ से आपको केस स्टडी हर बार देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक टॉपिक बनता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ से आपको मिल जाता है। तो ये इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ से आपको ये दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन 100% जो आपको मिलेगा वो साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, चाहे वो केस स्टडी में मिले, चाहे वो आपको MCQ में मिले, चाहे वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिले। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एज साइंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसकी केस स्टडी 100% आपको मिलेगी। इसको बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें, इसको तो आप पढ़ के ही जाएँ, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक्स तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस एक बार पढ़ लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या होती है कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको फिर से बता दूं, ये वाला टॉपिक आप अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लो, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लो, और ये वाला टॉपिक, ये दिस वन, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। बस छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये पूरी बिजनेस स्टडीज़ का बेसिक चैप्टर है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको ऑनलाइन किए हैं, इंपॉर्टेंट बताएं, आप इसको टिक कर लीजिए और अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, और इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। चलिए सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर हम सबको पता है, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना, तो मैंने शॉर्ट में, आप मेरी वीडियोस देखिएगा तो मैंने शॉर्ट में ना 1-1 मिनट की वीडियोस में प्रिंसिपल्स 14 के 14 प्रिंसिपल समझाए हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल सेंड कर दूंगा। तो इस वाले चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं आपसे कहूँ कि इसको छोड़ के जाना है, इसको करके जाना। इस वाले पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो आप टेलर की बात करें, चाहे वो आप दूसरा जो इंसान है, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी बात करें, ठीक है। टेलर और फ्यूल्स जो भी हैं, इसके आप 14 के 14 प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आपको भी पता है, आपके टीचर ने आपको बताए होंगे, ठीक है। तो जो भी फ्यूल और टेलर ने कंट्रीब्यूशन दिया है 14 प्रिंसिपल्स में, और आपके जो अलग से इनके फीचर्स हैं उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन 14 प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक आप पढ़ना स्केलर चेन, ठीक है, स्केलर चेन वाला पढ़ना पहला, और दूसरा पढ़ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और एक पढ़ना अकाउंटेबिलिटी। ये 3 हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो इस बार आने के चांसेस पूरे हैं। इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको भी बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। और एक टॉपिक है इसमें गैंग प्लैंक भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए 14 के 14 प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं, लेकिन इन वाले प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ये तो आपको पता ही है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भी मैं आपको बता दूं, तो इसमें इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। मे भी इस बार 2026 के एग्ज़ाम्स में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस पढ़े, डीमोनेटाइजेशन तो आपको पता ही है कब हुआ था, एक बार उसको पढ़ लेना, ये इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से जो केस स्टडी बनेगी वो यही बनेगी आपके डायमेंशन से, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और एक बार इम्पॉर्टेंस भी बिजनेस स्टडीज़ के पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंस में आपको दे रखा होगा एक स्पेसिफिक फोर्सेस और एक दे रखा होगा जनरल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस को तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली केस स्टडी में पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया, ये आपको पढ़ना है, और उसमें भी आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसमें भी आपको जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, ये तो सर हमें पता ही है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, ये आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो आप इसके लिमिटेशन ज़रूर पढ़िएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 100% लिमिटेशन से एक केस स्टडी बनती है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है स्टेप्स, प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स। प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। यहाँ से आपको पढ़ना है, लिमिटेशन आपको पढ़ना है, और इसके स्टेप्स आपको पढ़ना है जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो इसमें आपको पता है क्या कौन सा पढ़ना है। इसमें आप तो एक बहुत अच्छे से पढ़ लेना बजट, ठीक है, और इसमें पढ़ लेना प्रोसीजर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको ये पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 4 में आपको ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, और बहुत ही मार्क्स का हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो इस वाले चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस याद करना है, और इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इसके बनता है आपका ये वाला क्वेश्चन, कहाँ गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑर्गेनाइजिंग का फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद डिविजनल एंड फंक्शनल। अगर आपका बिज़नेस छोटा है तो आप क्या फॉलो करेंगे, आपका बिज़नेस बड़ा है तो आप क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में डिफरेंस। समझ में आई बात। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। उसके बाद मैंने आपको समझाया ये वाला पॉइंट, आपका स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आपको मैंने समझाया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और फंक्शनल, डिविजनल। अब चलो जाते जाते ये भी सुन लो, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा फंक्शनल एंड डिविजनल से, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में आपको यही पढ़ना है, और लेकिन प्रोसेस तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और प्रोसेस तो आपको सभी चैप्टर्स के बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, बड़ा ही लेंथी चैप्टर है सर, ठीक है। चलो उसका भी हम देखते हैं। बेसिकली स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग में हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है। स्टाफिंग में सबसे पहले आपको स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है वो आपका पड़ता है स्टेप्स। स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट तो भाई पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसमें भी मैं आपको चलो जाते जाते इंपॉर्टेंट बता दूं, तो इसमें आपको पढ़ना है, कहाँ गया वो वाला पॉइंट, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, हाँ ये वाला, ये है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें वेस्टिब्यूल स्कूल्स शामिल है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो स्टाफिंग का अगर ओवरऑल बात करें तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मीनिंग इवन सबका पता होना चाहिए। और स्टाफिंग प्रोसेस के, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो आपको ने पढ़े होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, आपका ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पूरी पढ़ लेना। तो यहाँ से ये आपको चीज़ें मिलेंगी देखने को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है सर, डायरेक्टिंग में तो भाई बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का है, जो पूछता है आपका ये वाला पॉइंट, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद मैस्लो की थ्योरी, आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि मैस्लो की थ्योरी पढ़ के जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर्स में क्या है, और चलो इसमें इम्पॉर्टेंट मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। तो आपका है ये वाला पॉइंट पूरा, जिसमें 3 डिफरेंट स्टाइल के लीडरशिप आपको समझाए हैं, जो आपसे केस स्टडी के फॉर्म में पूछ लेगा कि सर लीडरशिप में कौन सा स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस फेयर की चीज़ें आपको समझाई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इम्पॉर्टेंट तो यही है इस चैप्टर में, एक मोटिवेशन की थ्योरी और एक लीडरशिप, ठीक है। मैस्लो की थ्योरी तो आपको भी पता है, ये तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है बेटा। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ लेना एक बार, कौन से फाइनेंशियल होते हैं, कौन से नॉन फाइनेंशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है वो पढ़ लेना। नेक्स्ट कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, और कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक था, क्या नाम है उसका, जो डिफ्रेंशिएट करता है, जो आपको बताता है, तो इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ क्या होता है।
ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना। अब क्या है वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप अगर हम बात करें तो इसमें आप सबसे पहले स्टेप्स याद करना कंट्रोलिंग प्रोसेस के। ठीक, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ना और रिलेशनशिप पढ़ लेना एक बार, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक, समझ में आ गई बात? हाँ, याद आ गया मुझे, डेविएशन। डेविएशन जो मैंने आपको पढ़ाया होगा या आपने आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एक बार पढ़ लेना इस सारे चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट नंबर ए में आपको 80 मार्क्स में ये 50 मार्क्स में आपको ये सब चीज़ें करनी ही करनी है। इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी सर बड़े ही मुश्किल चैप्टर हैं, याद ही नहीं हो रहे हैं, कैसे करके करें। तो भाई ये तो चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ से भी आता है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ज़रूर पढ़ लेना, और इसके भाई ऑब्जेक्टिव तो आप छोड़ना ही मत, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद 3 डिसीजन आपको दे रखे हैं, इन तीनों डिसीजंस को तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे वो डिविडेंड डिसीजन हो, उन तीनों डिसीजंस को पढ़ना और इसके फैक्टर्स तो पढ़ के जाना ही जाना। कम से कम 4 याद कर लो, इसको छोड़ के मत चले जाना। ठीक है, समझ में आई बात? इन तीनों में से कौन सा आएगा वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के चांसेस पूरे हैं 100% आने के। ठीक, उसके बाद अगर इस चैप्टर में बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब याद कर लेना। फाइनेंस और प्लानिंग, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो प्लानिंग की डेफिनेशन और मनी से रिलेटेड, मनी को कैसे यूज़ करेंगे वो आपको इसमें लिख लेना। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जहाँ से केस स्टडी आती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छे से पढ़ना, तो ये आपको समझा देगा कि फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है और कैसे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल काम करता है। क्लियर हो गया? तो फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने आपको समझाया, एक बार रीड कर लेना फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, और उसमें ये टॉपिक तो भाई पढ़ के जाना, यहाँ से तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट और ये, और उसके बाद फिक्स्ड एंड वर्क। इसके जब फीचर्स देखेंगे ना, जो ये दे रखा है आपको, डिफरेंस दे रखा है, फैक्टर्स इसके डिटरमाइनिंग, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। किस बिजनेस में फिक्स ज़्यादा लगेगा, किस में वर्किंग लगेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। लेकिन इस चैप्टर को स्किप मत कर देना भाई सब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अकेला नंबर का आ जाता है 12। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और मनी मार्केट में इसकी मीनिंग पढ़ लेना, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। ठीक है, और इसके एक पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, कैपिटल मार्केट के प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन पढ़ लेना। ठीक, समझ में आ गई बात? उसके बाद अगर हम बात करें तो आप इसमें पढ़ना ट्रेडिंग प्रोसीजर, एक बार रीड कर लेना बस कैजुअली। ठीक, उसके बाद आप इसमें ये तो भाई कहाँ गया, हाँ ये कहाँ गया रेड, ये तो भाई इसको तो भाई 100% क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑन सेबी, 3 फंक्शन है, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव। यहाँ से 100% क्वेश्चन रखा हुआ है बोर्ड्स में, पेपर देके आओ तो मुझे बताना कि आया नहीं आया सर। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप चीज़ें चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये वाले स्किप नहीं कर सकते, ये जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस पढ़ लेना एक बार, कैपिटल और मनी मार्केट का डिफरेंस पढ़ के चले जाना वैसे ऊपर से। ठीक, मार्केटिंग मैनेजमेंट सर, इस पर तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे आपको भी पता है P4 प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, यहीं से क्वेश्चन बनेगा सर। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यही तो प्रॉब्लम है। चलो यहाँ पे आप क्या करना, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पार्ट, एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रांडिंग, लेबलिंग से क्वेश्चन आएगा आपकी बार, पैकिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी बार। ठीक, प्राइस की बात करें, प्राइस सबसे क्रूशियल एलिमेंट होता है, हमने पढ़ा है, एक बार इसको रीड कर लेना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इस वाले पूरे चैप्टर में अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें या 3 की बात करें, आपकी बुक में जो भी दे रखा है, तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहला हो गया फिलॉसफीज़, मार्केटिंग के फंक्शंस। ठीक, और P4 तो मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन पूरा ही रीड करना है, उसमें प्राइस की फैक्टर्स याद कर लेना, लेबलिंग और पैकिंग, लेबल हो सकता है आपको सीधा मिल जाए,
समझ में आई बात। उसके बाद प्रमोशन आपको पढ़ लेना, पर्सनल सेलिंग, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा 100% पढ़ लेना भाई यहाँ से, ठीक। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एट कॉपरा, COPRA, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा सर? यहाँ से तो हमें पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा? राइट्स, यस, 6 के 6 राइट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कहाँ गए राइट्स? एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्रेसल मशीनरी, आपको पता है 3 कौन कौन सी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ठीक है। तो ये आपको रीड करना है। उसके बाद इसमें ना एक टॉपिक दे रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको रीड कर लेना। कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो पढ़ लेना। और हो सकता है आपको कोई यहाँ इमेज दे दे और आपसे पूछे ये कौन सा राइट की बात कर रहा है, या आपको कोई एग मार्क की इमेज दे दे, वो रीड कर लेना। आपको सपोज़ ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की मार्क एक इमेज दे दे, तो इमेज वाले क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, यहाँ से और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 12 से। तो इस चीज़ों को बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको लग रहा है मैं क्या पढ़ूँ, तो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं इसको बार बार देखो, वीडियो को कहीं नोट में बनाओ और लिखो। अब इतना टाइम नहीं है कि पूरे टॉपिक्स को लिखोगे, पूरे डिटेल में लिखोगे, तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उसको एक जगह लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर करके देखो, जैसे मर्जी वैसे देखो, लेकिन ये टॉपिक्स आपको रीड करने ही करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ से केस स्टडी आपको मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जाने से पहले CBSE का जो ये वाला पेपर है, जो अभी CBSE ने रिलीज़ करा है, उसको पढ़ के जाना। आप ये सोचो आपका 90 या 80% पेपर यहाँ सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो जिसमें आपको 34 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें आपको 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखना ध्यान से, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आया है, कौन से चैप्टर से कौन से कितने मार्क का क्वेश्चन आया है, वो सब आपको मिल जाएगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से पूछ लिया 1 मार्क्स का, तो ये मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से 1 मार्क का पूछ लिया। मैस्लो की थ्योरी मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, वहाँ से केस स्टडी आ गई, यानी रीज़न बेस्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आपको बता दिया। HRM मैंने आपको बताया था, HRM और प्लानिंग में डिफरेंस, स्टाफिंग और HRM में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये आपका आ गया, आपको बताना है सोशल एनवायरनमेंट, ऊपर मैंने आपको बताया 5 एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3 से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल और टेक्निकल। तो यहाँ से केस स्टडी आपको मिल गई देखने को, ठीक। उसके बाद अभी मैंने आपको P4 बताया, देखो चारों हो गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक टॉपिक डेविएशन, देखो आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन अभी मैंने ऊपर बताया था। तो मैंने आपको जो जो बताया ना भाई, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वो अच्छे से पढ़ना है। कम्युनिकेशन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद वही वाले देखो आ गए आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट से टॉपिक आ गया, ठीक है। और ये फिर कॉलम आ गए, ये इस तरह से 20 क्वेश्चन आपको इन्होंने दे दिए हैं आपके। देखो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी मैंने आपको ऊपर बताएं। देखो 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी मैंने भी आपको ऊपर बताई है, देखो आपसे पूछ लिया 2 फ़िलॉसफी कोई सी भी, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का सीधा डिफरेंस आ गया। और सेबी, देखो भाई अभी बताया था, सेबी के 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन थे, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्टिव एक्सप्लेन करना है, और क्या बताऊं भाई मैं तुम्हें, ठीक है। सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, यही आपको मिलेगा, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। P4 आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, देखो, ठीक। स्ट्रैटेजी एंड प्रोसीजर आ गया, लो टाइप्स ऑफ प्लान मैंने आपको बताए थे, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको केस स्टडी दे दी, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। समझ में आ रही है भाई बात। देखो सीधा क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं केस स्टडी आती है भाई, खाई बना रखी है बिजनेस के पेपर में, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब तक कुछ केस स्टडी तो भाई मिलेगी, ठीक। आपको क्या करना है, आपको करना है, अब केस स्टडी आ जाए तो सर उसको कैसे सॉल्व करें। बच्चों की प्रॉब्लम है सर, केस स्टडी आ गई उसे समझ में नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करें। इसका सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप केस स्टडी को रीड करो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, केस स्टडी को रीड करो। सेकेंड स्टेप, आप उस केस स्टडी को आइडेंटिफाई करो कौन से चैप्टर से है,
ठीक है, आइडेंटिफाई करिए कौन से चैप्टर से। जब आपको चैप्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो टॉपिक आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि वो कौन से टॉपिक से चैप्टर से पूछ रहा है। जब आपको चैप्टर समझ में आ गया, जब आपको टॉपिक समझ में आ गया, ये लगा लो 50% क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है, 25% क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब जो 25% आपको क्वेश्चन बचा है सॉल्व करने से, वो केवल आपकी राइटिंग स्किल आपके काम आएगी कि आपने कितना अच्छे से आंसर को लिखा है। अगर आपको टॉपिक नहीं पता है, चैप्टर समझ में आ रहा है, तो उसमें से जो भी आपको लग रहा है क्लोज टू द आंसर, आप उसको लिखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी। और यही सब चीज़ें आपको देखो साहब, सीधा सीधा क्वेश्चन भी है भाई। अभी देखो बताया है 6 रिलीफ, ये आपको मिल गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो क्या क्या चीज़ें हैं ये सब आपको मिल जाएंगी। और इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ो और अच्छे से करो। कोई भी डाउट हो तो आप क्या करो, आप सीधा मुझे कमेंट करो और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज है 22, तो आपके पास अभी टाइम है, आप चीज़ों को रीड करो, सॉल्व करो और PYQ लास्ट 5 साल के उठा लो। 100% वहीं से पेपर आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपके कुछ ना कुछ काम में ज़रूर 100% आएगी अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे। तो अगर आपने इसे लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और आप इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं जल्दी एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।